Hello everyone, welcome back to my YouTube channel एक्के गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्टनरशिप अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने टॉपिक नंबर 4 डिस्कस किया था, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जिसपे हम एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व कर चुके थे हम लोग एग्जांपल नंबर 5 का। तो चलिए आज के हम लोग इस नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। डियर स्टूडेंट, जब एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएट होता है, ठीक है ना, रिवैल्यूएट करते हैं यानी कि हम लोग पुनर्मूल्यांकन करते हैं कि पास्ट में फॉर्म में जो पार्टनरशिप है वो अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे रिवैल्यूएट कर रही थी, ठीक ना, और फ्यूचर में वो किस तरह करना चाहती है, रिवैल्यूएट करना चाहती है। तो इसी टॉपिक पे हम लोग का आज टॉपिक है हमारा, ठीक ना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सपोज मान लीजिए कि कोई अगर एसेट्स है बैलेंस शीट में, जिसका में से मान लीजिए कि मशीनरी है जो 2 लाख रुपया का, ठीक है, और उसका रिवैल्यूएट करना है आपको 10% हमको डिक्रीज करना है, या फिर सबको ऐसे कर सकते हैं कि पास्ट में रिवाइज प्राइस जो हमारा मशीन का था वो 2 लाख रुपया था, और अभी आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका रिवैल्यूएट वैल्यू है वो 1,50,000 है, सपोज करते हैं। तो ऐसे केस में, ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि पास्ट में जब हम लोग रिवैल्यूएट करते थे, जो हमारा रिवाइज वैल्यू था मशीन का 2 लाख रुपया, ठीक है, और अभी जो प्रेजेंट में जो हमारा मशीन का वैल्यू है, ठीक है, वो रिवैल्यूएट वैल्यू है 1,50,000। तो इस तरह से हमने देखा कि पास्ट में जो हम रिवैल्यूएट कर रहे थे और अभी जो हम लोग रिवैल्यूएट कर रहे हैं उसमें हमारे मशीन में 50,000 रुपया से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो कि हमारे फॉर्म के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि कोई लायबिलिटीज है 50,000 रुपया, अगर हम रिवाइज वैल्यू है पास्ट में हम उसका रिवैल्यूएट किए हुए हैं, और फ्यूचर में अगर हम उसका 70,000 रुपया अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू है या रिवैल्यूएट वैल्यू है, तो हम देख रहे हैं कि लायबिलिटीज के वैल्यू में क्या हो रहा है, 20,000 रुपया से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो 20,000 रुपया से इंक्रीज हो रहा है। अगर लायबिलिटीज अगर किसी भी फॉर्म में कंपनी में इंक्रीज होता है तो कंपनी के लिए ये भी लॉस माना जाता है, क्योंकि सभी कंपनियां, सभी फॉर्म चाहती हैं, सभी बिजनेसमैन भी चाहते हैं कि हमारा लायबिलिटीज जो है उसका लेवल जो क्या है नीचे की तरफ जाए, ना कि अप हो, ठीक है ना। यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर लायबिलिटीज कम हो और एसेट्स ज्यादा हो, ठीक है। ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, हाउ टू रिवैल्यूएट करने का हमारा मेथड क्या होगा, कौन से टेक्निक को अपनाएंगे हम, और इस टॉपिक के अंदर हमको करना क्या क्या होता है। आज इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस हमारे टॉपिक नंबर 5 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्टली कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 पहला काम है। और कैसे करेंगे मुझे आज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं याद कर देता हूँ। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे, जिसका नाम था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और यही अगर अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो हमारा गेन कहलाता है। यानी कि न्यू में से अगर ओल्ड रेशियो क्या करते हैं, माइनस होता है, तो क्या होता है, गेन बन जाता है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले ये कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 2 को, जिसमें करना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट from
रिवैल्यूएशन, यानी कि रिवैल्यूएशन से आपको नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन करना है, ठीक है, रिवैल्यूएशन। और ये जो हमारा नेट इफेक्ट है, ये या तो प्रॉफिट में भी हो सकता है या फिर लॉस में भी हो सकता है। क्लियर है? ये टॉपिक को भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व से कैसे हम लोग नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते थे, पिछले क्लास में हमने देखा। लेकिन यहाँ पे हम लोग नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे कैसे? एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएट के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज के द्वारा का रिवैल्यूएशन करके हम लोग प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमको अकाउंट्स नहीं बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स यहाँ पे हम बनाने की गलती भूल से भी नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्द से जल्द 4 कॉलम का एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब हम लोग, वो डिपेंड करता है कि हम किस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एडमिशन का चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रिटायरमेंट का कर रहे हैं, डेथ का कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इन केसेस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यदि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर कर रहे हैं, तो उस केस में अगर हमको रिवैल्यूएट करना है वो भी सिंगल एंट्री के माध्यम से, एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से, तो हम गलती से भी, भूल से भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो सभी सवाल ये उठता है कि सर कि हम फिर प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कैसे, क्योंकि शुरू से तो सिखाया गया है कि हाँ कि अकाउंट बनाया जाता है, अकाउंट बनाकर हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग वो तरीका, वो मेथड अपनाएंगे जिससे कि बिना अकाउंट बनाए हुए, बिना अकाउंट बनाते हुए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकाल कर नेट इफेक्ट पता कर सके। तो चलिए देखते हैं कि कैसे, हाउ टू कैलकुलेट नेट इफेक्ट विदाउट यूजिंग अकाउंट्स। इसके लिए हम एक 3 कॉलम का एक फॉर्मेट लेंगे, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। चलिए, क्लियर दिख रहा है सबको? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लिख देंगे पार्टिकुलर और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट, ठीक है, पार्टिकुलर और अमाउंट। सपोज मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे एसेट्स है, तो एसेट्स जो है इसमें या तो 2 चीज ही हो सकते हैं, या तो डिक्रीज हो सकता है या फिर इंक्रीज हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं नेट इफेक्ट निकालने से पहले, ठीक है। एसेट्स में क्या होगा, या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। यदि एसेट्स हमारा अगर डिक्रीज करता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है, और एसेट्स इंक्रीज करता है तो हम कहते हैं कि हमको बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? ठीक इसी तरह हम लायबिलिटीज का एग्जांपल लेते हैं। तो लायबिलिटीज में भी डिक्रीज हो सकता है और इंक्रीज हो सकता है। लायबिलिटीज कम भी हो सकता है, लायबिलिटीज ज्यादा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो लायबिलिटीज के केस में ये जो रूल्स है ये उल्टा काम करता है, अपोजिट काम करता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि
जो कहते हैं बिजनेस के अंदर कि एसेट्स का, संपत्ति का बढ़ना सही है और संपत्ति का घटना क्या होता है, गलत माना जाता है, अशुभ माना जाता है बिजनेस के लिए हमारे। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? तो यदि हमको एसेट्स का कम होना अशुभ माना जाता है तो इसका मतलब ये हमको कहीं ना कहीं लॉस इंडिकेट कर रहा है। हमारे बिजनेस के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉस इंडिकेट कर रहा है। और यदि इंक्रीज हो रहा है तो अच्छा माना जाएगा, शुभ माना जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। और लायबिलिटीज में चूंकि बात उलट होती है, ठीक है, तो जरा यहाँ पे बहुत ही केयरफुली यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। लायबिलिटीज में माना जाता है क्या कि लायबिलिटीज का कम होना अच्छा माना जाता है और लायबिलिटीज का बढ़ना ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। कोई भी चाहता है कि हमारा जो कर्ज हो कम से कम हो, न के बराबर हो। ये कोई नहीं चाहता है कि बिजनेस के अंदर हमारा जो लायबिलिटीज है वो इतना ज्यादा बढ़ जाए ताकि हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, ठीक है, यानी कि दिवालिया घोषित हो जाए। तो यदि हमारा जो लायबिलिटीज है वो डिक्रीज करता है तो हम प्रॉफिट की स्थिति में रहते हैं, और यदि हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो हम लॉस की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब हमको यही चार टॉपिक को हमको क्या करना है, चार टॉपिक को ध्यान में रख के हमको नेट इफेक्ट फाइंड आउट कर लेना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपको आज बताया, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन से। तो उसका ट्रिक क्या है कि जब भी हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने जाते हैं तो दो ही चीजें हो सकती है, दो बातें हो सकती है, ठीक है ना, या तो एसेट्स डिक्रीज करेगा या तो एसेट्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, लायबिलिटीज भी क्या करेगा, लायबिलिटीज भी या तो डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इन दोनों में हमको देखना है कि जहां भी दोनों एसेट्स एंड लायबिलिटीज से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या करना है, हमको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, चाहे जिस फैक्टर से हो रहा है, जिस रीजन से हो रहा है, और जहां जहां से लॉस हो रहा है हमको उसको एक जगह करना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एसेट्स का इंक्रीज हमारा प्रॉफिट है और लायबिलिटीज का डिक्रीज हमारा प्रॉफिट है। तो चलिए हमारा एक यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, और एक लाइन यहां पे छोड़ देंगे, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इफ एनी, कोई भी हो, चलिए, और इसके अमाउंट को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो यहाँ पे रिप्लाई में एक अमाउंट आएगा, ये हमारा इनकम इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? ये टोटल प्रॉफिट, क्या करेगा, टोटल प्रॉफिट। फिर उसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इन दोनों को, एसेट्स का डिक्रीज और लायबिलिटीज का इंक्रीज। तो लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स इफ एनी, और फिर लेस करके लिखेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटीज इफ एनी, कोई भी प्रकार का हो आपके पास उसको। और क्योंकि ये लेस की है तो माइनस का सिंबल रखेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ से जब हटाएंगे, माइनस करेंगे, लेस करेंगे, तो एक वैल्यू आएगा हमको। क्या आएगा? एक वैल्यू आएगा। उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे इक्वल टू नेट इफेक्ट। क्या कहेंगे? नेट इफेक्ट। और ये हमारा नेट इफेक्ट जो होता है या तो प्रॉफिट में होगा या फिर लॉस में होगा, या तो प्रॉफिट में होगा या फिर लॉस में होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट?
तो आज हमने देखा कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमने आज 2 स्टेप देख लिया अभी तक। फर्स्टली कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, पहले की तरह जैसे हम करते आ रहे थे आज भी उसी तरह करेंगे, कुछ भी नया यहाँ पे नहीं करना है हमको सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेशन करते समय। और स्टेप 2 कर रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट फ्रॉम रिवैल्यूएशन। हमको एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते करते हमको क्या करना है यहाँ पे नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेना है, चाहे वो प्रॉफिट में हो सकता है या फिर लॉस में हो सकता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया, दोनों प्रॉफिट जहां जहां से प्रॉफिट हो रहा है वहां पे उसको कलेक्ट करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, और उसमें से जहां जहां लॉस हो रहा है उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा होगा नेट इफेक्ट, या प्रॉफिट या लॉस। जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लेंगे फटाफट। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 देखना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं नहीं, स्टेप नंबर 3 को। ओके, स्टेप नंबर 3 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इफेक्ट, चाहे वो प्रॉफिट में आया हो या फिर लॉस में आया हो। Distribution of net effect between sacrifice partner and gaining partner। क्लियर है? नेट इफेक्ट को क्या करेंगे, सैक्रिफाइस पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 आदमी हैं, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो लिख देंगे नेट इफेक्ट इनटू शेयर सैक्रिफाइस। अगर मिस्टर ए का सैक्रिफाइस हुआ हो तो, और फिर मिस्टर बी के लिए फिर लिखेंगे नेट इफेक्ट इनटू शेयर गेन, शेयर गेन। और इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नेट इफेक्ट का। यानी कि जो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था उसी का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और नेट इफेक्ट से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा नेट इफेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब हम अपने सैक्रिफाइस पार्टनर्स और गेनिंग पार्टनर्स के बीच नेट इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4, पास द एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री। तो यहाँ पे हमारा 2 केस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नेट इफेक्ट जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, या तो कभी प्रॉफिट हो सकता है या फिर कभी लॉस भी हो सकता है। चलिए
if net effect in profit, यदि हमारा नेट इफेक्ट जो है प्रॉफिट में हो, पहला हमारा सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि इफ नेट इफेक्ट इन लॉस, या तो प्रॉफिट में हो सकता है या फिर लॉस में हो सकता है। तो देखेंगे यदि हमारा नेट इफेक्ट प्रॉफिट में होगा तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, और सैक्रिफाइस को क्रेडिट कर देंगे। और नरेट करना हो तो इसको लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड ऑन, एडजस्टमेंट एंट्री मेड ऑन। अगर प्रॉफिट में होगा तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट में रखेंगे, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और इन केस ऑफ लॉस हो रहा है तो ये जनरल एंट्री को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर इसको भी नरेट करना हो तो लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड ऑन। आई होप आज का जो टॉपिक डिवैल्यूएशन ऑफ एसेशन लायबिलिटीज है आप सब उसको क्लियर कर लिए होंगे, सब आप लोग समझ गए होंगे कि आज हमको रिवैल्यूएशन जब हम लोग एसेशन लायबिलिटीज में करेंगे तो हमारे 4 स्टेप में हमारे क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। जल्द से जल्द नोट डाउन कर लेंगे इसे। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, आज की वीडियो पसंद आई तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे हम टाइम टू टाइम ऐसी और क्लास 12 के, CA-CPT के, CS के और CMA फाउंडेशन के कॉन्सेप्टफुल टॉपिक को चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।